हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि सेल का जो है साइज का क्या कनेक्शन है सरफेस एंड वॉल्यूम रेशियो से, क्यों कुछ सेल्स जो है वो छोटे साइज की होती है और क्यों कुछ बड़े साइज की सेल जो है माइक्रोबलाई का डेवलपमेंट करती है, अपने आप को जो है वो स्क्वामस शेप में कन्वर्ट कर लेती है। तो बहुत सारी चीजों को हमने देखा और हमने फाइनली एक कंक्लूजन निकाला था। हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि स्मॉलर दी सेल्स आर मोर एक्टिव देन लार्जर सेल, कि छोटी कोशिकाएं बड़ी कोशिकाओं से अधिक सक्रिय होती हैं। के कोशिकाएं बोले तो सेल्स के स्मॉलर सेल्स आर मोर एक्टिव देन दी लार्जर सेल्स के, ये हमने कंक्लूजन पिछली क्लास में निकाला था हमने के। फिर मैंने आपसे कहा था बेटा कि द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहां पर है, तो आप सबने जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ठीक है, चलिए अब आज हम बात करेंगे बेटा कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि यूनिसेलुलर सेल जो होती है उसे बहुत सारे अपने काम अकेले करने पड़ते हैं। जैसे कि इस कार्टून में हम देख रहे हैं कि एक अकेला यदि अपनी बर्थडे पार्टी मनाएगा तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो थोड़ा सा बोर महसूस करेगा। यानी पार्टी करने के लिए और भी लोग चाहिए जो साथ मिलकर काम करें, साथ मिलकर एंटरटेनमेंट करें। वैसे ही आप समझ लीजिए कि कोशिकाओं की दुनिया में, सेल्स के वर्ल्ड में जो है, जब मल्टी सेल्ड कंडीशन होती है ना तो इफिशिएंसी बढ़ जाती है, सेल्स अपना काम बांट लेती है, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। और डिवीजन ऑफ लेबर जब होता है ना तो काम बेहतर प्रकार से होता है। ठीक है, एक अकेले आदमी को सारा काम करना पड़ता है ना तो काम का क्वालिटी बिगड़ जाता है, कम हो जाता है काम का क्वालिटी। लेकिन यदि टीम है, अलग अलग टीम है, उसी अलग अलग काम बटे हुए हैं तो काम ज्यादा इफिशिएंट तरीके से होता है। तो मल्टी सेलुलरिटी यानी बहुकोशिता एक जो है वो इवोल्यूशन में उसको फेवर किया गया, बहुकोशिता को, मल्टी सेलुलरिटी को जो है वो इवोल्यूशन में फेवर किया गया। इसीलिए आप देखते हैं कि जो डेवलप्ड एनिमल्स हैं, डेवलप्ड प्लांट है, वो मल्टी सेलुलर है। ठीक है ना, क्लियर। नाउ कम टू द पॉइंट कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। और बिल्कुल मैंने आपसे कहा ना, बिल्कुल बेसिक्स को लेते हुए चलेंगे। यहां पर हम बैक्टीरिया भी पढ़ेंगे, याद रखिए इस चैप्टर में बैक्टीरिया भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैंने आपसे कहा कि एक वर्ड में आपको शुरू से बोलता आ रहा हूं कि कुछ शब्दों के मतलब दिमाग में रखिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, प्राचीनतम, है ना बेटा। ठीक है, यू का मतलब होता है न्यू या एडवांस। ठीक है, न्यू या एडवांस। ठीक है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस के, और न्यूक्लियस की स्टडी को बोलते हैं कैरियोलॉजी कहते हैं। उसके लिए हम कैरियोलॉजी वर्ड का हम यूज करते हैं। ठीक है, और जो साइंटिस्ट कैरियोलॉजी के फील्ड में काम करते हैं उन्हें हम कैरियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए तो मैंने कहा ऐसी सेल्स जिनमें प्रीमिटिव प्रकार का न्यूक्लियस होता है, प्राचीनतम प्रकार का नाभिक होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? प्रीमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है। प्रीमिटिव टाइप का न्यूक्लियस बोले तो क्या होगा बेटा? इसका मतलब यह होगा कि न्यूक्लियस के पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। ठीक है, जब मेम्ब्रेन नहीं होगी तो अलग से कोई कमरा नहीं होगा। भाई मेम्ब्रेन क्या करती है? कंपार्टमेंट बनाती है। अंदर सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है वो कंपार्टमेंट्स को बनाती है। जब अलग से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो मतलब न्यूक्लियस के पास, डीएनए के पास कोई अलग से कंपार्टमेंट नहीं है। हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं है इसके पास में। के मतलब जो डीएनए है, डीएनए के पास में हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होता है। डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन जो है वो नहीं होता है। ठीक है, चलो ऐसे समझते हैं इसको। इमेजिन करते हैं हम कि एक आदमी ने जो है अपना नया काम शुरू किया। उसने कोई छोटी सी इंडस्ट्री लगाने की वो कोशिश कर रहा है, वो छोटा सा एक उद्योग लगाने की कोशिश कर रहा है। तो आपसे मैं पूछूंगा कि कोई आदमी ने अभी अभी अपना काम शुरू किया है, नया उद्योग शुरू कर रहा है, कोई इंडस्ट्री शुरू कर रहा है, तो वो आदमी जिसने काम सोचा, जो काम जानता है कि काम क्या करना है मुझे, वो तो बॉस हो गया। ठीक है, मतलब जो आदमी जो काम शुरू कर रहा है वो तो बॉस है। बॉस बोले तो कौन है? ये है डीएनए मॉलिक्यूल। बॉस मतलब डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, अब उसने क्या किया? ठीक है, हम छोटी सी कहानी सुन रहे हैं, हम भूल जाओ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, हम छोटी सी कहानी सुन रहे हैं। बॉस ने क्या किया? बॉस ने कहा कि भैया देखो ऐसा है, मेरे को नया अभी जो है वो कुछ स्टार्टअप शुरू करना है, नया उद्योग शुरू करना है। तो उसने एक बड़ा सा हॉल लिया, उसने एक कमरा लिया। उसने के उस कमरे की दीवारें होंगी, जाहिर सी बात है उस कमरे में दीवारें होंगी। कमरा लिया है उसने, ठीक है ना, एक बड़ी सी जगह ले ली उसने, किराए पे लिया, जैसे भी लिया उसने के। वहां पर जाके वो बॉस गया, बोला उसने कि चलो मैं एक काम करता हूं, पहले तो यहां पे मशीनें लगाता हूं जो मुझे प्रोडक्शन करना है। ठीक है, सपोज उसने कोई क्रीम बना रहा था, कोई कॉस्मेटिक क्रीम बनाने का काम शुरू किया उसने। सुनिए कहानी के, मत सोचिए कि सर क्या बातें कर रहे हैं के, आप कहानी सुनिए, केवल कहानी को एंजॉय कीजिए। उस आदमी ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, कॉस्मेटिक क्रीम का मार्केट अच्छा है, चलो वो कॉस्मेटिक क्रीम बनाते हैं, है ना।
ठीक। अब अरे काम करते हैं, कॉस्मेटिक क्रीम पे बात नहीं करते, हम सैनिटाइजर बनाने की बात करते हैं यार के आजकल बड़ा डिमांड में के। तो उसने कहा चलो सैनिटाइजर बनाने का काम शुरू करता। उसने क्या कि कुछ मशीनें लगाई वहां पे के 8-10 मशीनें लगा ली। फिर कुछ वर्कर्स को बुलाया, उसने बोला देखो वर्कर्स को बोला कि देखो इन मशीनों को ऐसे चलाना है। वो वहीं खड़ा हो गया, वहीं बैठ गया, वहीं पे बैठ गया, यहाँ पे आसपास वहीं पे कुछ कुर्सी उर्सी जहां थी वहां बैठ गया और बोला देखो ऐसा है, तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो, हाँ तुम ठीक से पैकिंग कर रहे हो, तुम काम। फिर उसके बाद पैकिंग हो गया पूरा होने का, भाई ठीक है अब काम हो गया, हमारा प्रोडक्शन होने लगा। ठीक। क्या इस समय उस बॉस के पास में, सुनना मेरी बात ध्यान से, कि क्या इस समय उस बॉस के पास में एक आलीशान शानदार केबिन है? नहीं है। अरे हार्डली मुश्किल से उसने एक कमरा अरेंज किया है काम करने के लिए। उसके पास तो अभी जो है आलीशान केबिन, जैसे बॉस का केबिन होता है ना, वैसा केबिन उसके पास नहीं है। नहीं है ना? ठीक है। क्या उसके पास शानदार कुर्सी है जिसपे सपोर्ट लेके बैठ सकता है वो, के दिखाई पड़े बॉस के, जैसे होता है ना राष्ट्रपति की कुर्सी होती है अलग चलती साथ में के, ठीक है, अच्छी बड़ी सी चेयर के आलीशान के, हाँ भाई मैं बॉस हूं के, ऐसी चेयर उसके पास है क्या? नहीं है। ठीक है। अभी तो सिंपल, क्या वो अपने वर्कर से, जहां वर्कर है केवल क्या है उसके पास में भी है क्या? उसके पास केवल मशीनें हैं और उन मशीनों पे काम चल रहा है। क्या उसके पास में खुद का पावर हाउस होगा? पॉसिबल ही नहीं है यार, छोटी सी इंडस्ट्री चला रहा है, कैसे पावर हाउस बनाएगा? क्या उसके पास अपनी खुद की पैकेजिंग यूनिट होगी कि ऑटोमेटिक सामान पैक हो रहा है उसमें? वो भी नहीं होगा उसके पास में। ठीक है। क्या उसके पास वो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री में बेल्ट चलते हैं ना, जिन बेल्ट पे सामान रखा के इधर से उधर मूव करता है, क्या वो बेल्ट उसके पास में है? वो भी नहीं है। बोल रहा भैया देखो हमारा बिल्कुल बेसिक सा छोटा सा काम है, मैं हूं बॉस, अपनी फैक्ट्री में जाता हूं, सीधा सबके बीच में जाके खड़ा हो जाता हूं, सबसे बोलता हूं तुम ये सूचना लो, तुम ये सूचना लो, तुम ये सूचना लो, और मशीनों पे तुम सैनिटाइजर बना दो हमारे लिए। ठीक है। और तुम ही पैक करके दे देना, ठीक है, उसको अपन सीधा बाहर भेज देंगे अपन। ठीक है, क्लियर? ये काम। अब कल्पना करते हैं हम, किस्सा थोड़ा कहानी में ट्विस्ट आया, ठीक है, कहानी में ट्विस्ट ये आया कि अब क्या हुआ, अब आदमी का सैनिटाइजर चल निकला, ठीक है, बड़ा भारी मार्केट में डिमांड हो गया और उसके प्रोडक्ट का इवोल्यूशन हो गया, उसके उत्पाद को लोग पसंद किया गया। अब क्या, अब उसकी फैक्ट्री बन गई बड़ी फैक्ट्री, अब उसमें बड़ा सारा काम होता है। अब क्या है, अब वो बन गया बड़ा आदमी, से टाटा बन गया, अंबानी बन गया, बड़ा आदमी बन गया, बहुत बड़ा आदमी। अब क्या है, अब उसके पास में डायरेक्ट कोई भी नहीं पहुंच सकता है। अब उसका आलीशान केबिन है, बेहतरीन डबल सिक्योरिटी लगी हुई है उसके आसपास, आलीशान केबिन है बॉस, और बढ़िया सी चेयर है, सपोर्ट, अच्छा सपोर्टिंग चेयर है, अच्छा आसपास में जो है वो सपोर्टिंग कुछ आप इमेजिन कीजिए, बड़ी अच्छी सी आलीशान सी गुदगुदी सी कुर्सी, बढ़िया सपोर्टिव, वो उस पर बैठा हुआ है आपके बॉस के। अब सेक्रेटरी आता है, बोलता है बॉस बाहर वर्करों को क्या बोलना, जाके काम करो, ये वाला प्रोटीन, ये वाला ये काम बनाए, ये जाओ बोलो जाके उठ के। पूरे वर्कर भी अलग होते, साहब बॉस तो अंदर केबिन में रहता है, सारी सूचना बॉस देते। आप इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, साहब बिजली का क्या करें, पावर का क्या करें? अरे अपना पावर हाउस है खुद का, ठीक है, वो देखो खुद का पावर हाउस लगा हुआ है। सब लोगों के खाने का प्रबंध भी करना है, अरे कैंटीन लगा लेते, चलो एक कैंटीन भी अरेंज करते हैं। फिर सामान जो बन रहा है उसको पैकेजिंग भी करना है, अरे एक काम करो, पैकेजिंग के लिए पैकेजिंग के इंडस्ट्री का एक यूनिट लगा लो, एक नया यूनिट लगा लो पैकेजिंग का। क्या चाहिए? सब कुछ। अच्छा माल को इधर से उधर भेजना है, अरे क्यों आदमी को परेशान करते हो, उठ के वो लगा लो, पाइप लगा लो, यहां से डालो वहां से बाहर निकलेगा, समझ गए? अच्छा फैक्ट्री बड़ी हो गई। जस्ट अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑन दी प्रोक्रियोटिक सेल एंड यूक्रियोटिक। जब उसके पास कुछ नहीं था, नया नया काम शुरू किया था, जब प्रकृति में सेल इवॉल्व हुए, नया नया काम शुरू हुआ, तो क्या होगा? नंबर एक, बॉस तो होगा, बॉस नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? वो है डीएनए मॉलिक्यूल। फिर मशीनें नहीं होंगी तो फैक्ट्री कैसे होगी? और सेल के अंदर जो मशीनें प्रोटीन बनाने का काम करती हैं वो है राइबोसोम। तो राइबोसोम हमेशा आपको प्रोक्रियोटिक सेल में भी देखने मिलेगा, यूक्रियोटिक सेल में भी देखने मिलेगा। हाँ बात समझ में आई, मतलब राइबोसोम होगा, ठीक है, बॉस होगा, डीएनए मॉलिक्यूल होगा। अब डीएनए मॉलिक्यूल क्या, अब उसका अपना केबिन था उस समय? आपने बोला नहीं सर, आपने बताया केबिन नहीं था, वो तो सीधा वर्करों के भी जाके बैठा करता था, मतलब नेकेड डीएनए के, उसके पास खुद के पास कोई कवरिंग था क्या? उसके पास आलीशान सपोर्टिंग सिस्टम, आलीशान कुर्सी थी उसके पास कि दिखाई पड़ा अलग से बॉस है वो? नहीं, वो हिस्टोन प्रोटीन में हमने मान लिया कि हिस्टोन प्रोटीन एक कुर्सी है, ठीक है, सपोर्ट देता है डीएनए को, वो भी नहीं है। क्या उसके पास अपना खुद का पावर हाउस था, माइटोकॉन्ड्रिया था? नहीं था। क्या उसके पास अपना खुद का कैंटीन, क्लोरोप्लास्ट था? नहीं था। क्या उसके पास अपना खुद का पैकेजिंग यूनिट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स था? नहीं था, नहीं था, नहीं था, नहीं था। हाँ साहब, क्योंकि बिल्कुल बेसिक काम चल रहा था। यह है प्रोक्रियोटिक की दुनिया, ठीक है। यूक्रियोटिक की दुनिया में एंटर किए हम तो यूक्रियोटिक क्या कहता है, बोलता है यार बॉस
बॉस बोले तो केबिन के अंदर है, चले मत जाना, दिख गए सामने तो निकाल देंगे तुमको नौकरी से के। बॉस अंदर बैठे हुए हैं डीएनए मॉलिक्यूल की, भाई पूरा कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, हम जो बोलेंगे वही होगा, जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है के बॉस। ठीक है, तो मतलब बॉस तो अंदर आलीशान, कैसा सिक्योरिटी है। बॉस ने कहा देखो हमारी सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं रहना चाहिए, डबल मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है ना, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस जो है डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, ठीक है। और बॉस बोलता है हमको बेहतर सपोर्ट सिस्टम चाहिए, तो बढ़िया हिस्टोन प्रोटीन की कुर्सियां अलग लगाए थे कि बॉस तुम ऐसे गोल गोल घूम के बैठ जाओ उस पर, ठीक है ना, ठीक। बॉस कंडेंस हो सकते हैं और डिकंडेंस हो सकते हैं, इतना सपोर्ट सिस्टम लगा रखा है, ठीक है। बॉस के पास हिस्टोन प्रोटीन की कुर्सियां हैं, ठीक है, ठीक। अब फैक्ट्री बड़ी है, बॉस भी बड़ा आदमी है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट कैंटीन ऑफ द सेल वो भी हमारे पास है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग यूनिट ऑफ द सेल वो भी हमारे पास में, और जो पाइप सप्लाई कर रहे हैं इधर उधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो भी हमारे पास है। क्या चाहिए तुमको? तुमने कहा अच्छा तुमको चाहिए कि जो वेस्टेज है उसको हटाने के लिए, चलो रेसिडुअल लाइसोसोम दे देते तुमको हम के, और क्या चाहिए तुमको? हमने कहा कि हमको फैक्ट्री, हमको तो बड़ी फैक्ट्री, हमको तो जो है वो सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से करना चाहिए। हमने कहा सब हमारे पास है, हमारे पास सब है। टॉक्सिक केमिकल आ गए उनको हटाने के लिए, हमने कहा एक काम करो एक यूनिट अलग से बनाओ, जितने टॉक्सिक केमिकल बन रहे हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए पर ऑक्सीसोम आ गया जो टॉक्सिक केमिकल को डिटॉक्सिफाई करता है। मतलब अब फैक्ट्री में सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है जो फैक्ट्री के अंदर पॉसिबल नहीं है, कि मतलब नाउ इट इज अ वेरी वेल इवॉल्व सिस्टम। जैसे हमने उद्योग जगत की कल की कंपैरिजन किया, वैसे कोशिकाओं की दुनिया में, सेल्स की दुनिया में होता है, ठीक है ना। बताओ अब इसमें क्या है, ठीक है। चलिए इसको अब हम जो है वो, आप बोलोगे सर थोड़ा सा जो है बायोलॉजी से भी कनेक्ट कर दो इसको, है ना, चलो बायोलॉजी से कनेक्ट कर लेते हैं इसको हम के। तो देखिए हम ऐसा कहते हैं, फंडामेंटली हम ऐसा कहते हैं कि 3 तरह की सेल्स होती हैं, ठीक, देयर आर 3 टाइप ऑफ सेल्स। और कन्वेंशनली हम बोलते हैं, देखो बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन, देयर आर 3 टाइप ऑफ सेल्स। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल, तीसरी होती है मेसोकैरियोटिक सेल। के द ओनली ऑर्गेनिज्म के इस धरती पर, इस अर्थ पर एकमात्र ऑर्गेनिज्म जो मेसोकैरियोटिक है वो है होते हैं डाइनोफ्लैजिलेट एल्गी, के डाइनोफ्लैजिलेट एल्गी जो होते हैं, दे आर दी ओनली मेसोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ, के। और मेसोकैरियोटिक में न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती है, लेकिन डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। दे हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन द न्यूक्लियस बट डोंट हैव हिस्टोन प्रोटीन इन देयर डीएनए, इसलिए इनको मेसोकैरियोटिक बोलते हैं। दोनों के बीच की कंडीशन होती है, के। परंतु ये एक एक्सेप्शनली केवल हमको डाइनोफ्लैजिलेट में देखने मिलता है। मेजरली क्या होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल हमको देखने मिलती है, के। जैसे आपके सामने स्क्रीन पर एक बैक्टीरिया दिखाई पड़ रहा है, के। अब देखिए बैक्टीरिया में क्या है, सबसे बाहर मैंने कहा, सबसे बाहर इसमें जो है वो सेल वॉल है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया में सेल वॉल के बाहर भी एक लेयर होती है जो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसे जो है सुरक्षा देती है, उसे हम कैप्सूल लेयर कहते हैं। अब ये भी क्या होता है हमें देखना पड़ेगा, कि मतलब ये दोनों के दोनों प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी। सेल वॉल से अंदर आए तो हमें सेल मेम्ब्रेन दिखाई पड़ी जो कि लिविंग लेयर होती है, और ये डिसाइड करती है कि बैक्टीरिया के अंदर क्या आएगा क्या बाहर जाएगा, ठीक है। फिर जो मशीनें थी, जो फैक्ट्री की मशीनें थी, वो राइबोसोम में अंदर देखने मिल रहा है। ये जो आप ब्लैक एंड व्हाइट इमेज देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज है, के इलेक्ट्रॉन के। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कलर इमेज नहीं बनता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बनता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑप्टिकल लेंसेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, के। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होते हैं उनका रिजोल्यूशन पावर काफी अधिक होता है, नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप से काफी अधिक होता है, के। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नॉल एंड रस्का ने की थी, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होते हैं उसमें किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो आपको ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जैसे हेवी स्टेन से आपको स्टेनिंग करनी पड़ती है, जो कि मेटल से बना होता है, मेटेलिक स्टेन होता है, और तभी वो सेल उसको देख पाएंगे। क्योंकि इसमें जो आप लाइट का सोर्स जो इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, वो इलेक्ट्रॉन बीम होता है। नॉर्मल विजिबल लाइट का यूज नहीं करते हैं आप इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल करते हैं, और इलेक्ट्रॉन बीम का वेवलेंथ काफी छोटा होता है, और एक फॉर्मूला है E बराबर SC बाई लेमडा। वेवलेंथ जितना छोटा होगा एनर्जी उतनी अधिक होगी, तो इलेक्ट्रॉन बीम के पास में हाई एनर्जी होती है। यदि नॉर्मल आपने स्टेनिंग करके ऑब्जेक्ट को रख दिया ना, तो बम के समान उड़ जाएगा और डप गायब हो जाएगा, उड़ के उड़ जाएगा।
तो आपको ऑब्जेक्ट को देखना है ना, तो आपको हैवी मेटल स्टेन का इस्तेमाल करना पड़ता है, और वो होता है ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड स्टेन होता है। आप लिविंग सेल की स्टडी जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नहीं कर सकते। जैसे आप लिविंग सेल पर डालेंगे इलेक्ट्रॉन बीम, तो लिविंग सेल खत्म हो जाएगी, बस ब्लास्ट कर जाएगी, क्योंकि इतना एनर्जी होता है इसमें। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये बात की मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तस्वीर दिखाई पड़ रही है, और इसके अंदर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? बॉस। बॉस मतलब डीएनए। डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। बैक्टीरिया में गोलाकार डीएनए होता है जो द्वितंतुक होता है। कि मैंने आपसे कहा कि ये सर्कुलर डीएनए है जिसमें कि आपको डबल स्ट्रैंड आपको देखने मिलते हैं। ये इतना अधिक कॉम्पैक्ट होता है कि इस कॉम्पैक्ट होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो याद रखना, न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस एक चीज नहीं है। न्यूक्लियस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं हम यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के न्यूक्लियस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के लिए। जब मैं बोलूंगा न्यूक्लियोइड, मतलब मैं प्रोकैरियोटिक सेल के डिसर्कुलर डीएनए की बात कर रहा हूं। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं जब न्यूक्लियोइड बोलूंगा इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द सर्कुलर डीएनए ऑफ द बैक्टीरियल सेल दैट इज हाईली प्रेजेंट इन कंडेंस फॉर्म। ठीक है, लेकिन ये कंडेंसेशन हिस्टोन प्रोटीन के कारण नहीं होता है, ये होता है पॉलीएमाइन्स और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के कारण होता है। तो ये न्यूक्लियोइड हो गया। और बैक्टीरिया में आपको जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं उनमें आपको फ्लैजिला भी देखने मिल सकते हैं। बैक्टीरिया के फ्लैजिला यूकैरियोटिक फ्लैजिला से अलग होते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि कन्वेंशनली, परंपरागत तौर पे हम देखें तो नाभिक के ऑन द बेस ऑफ न्यूक्लियस सेल्स दो तरह की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस कोशिकाएं दो तरह की होती हैं बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। सिंपल सी बात है। सिंपल क्वेश्चन आता है कि टाइप ऑफ सेल्स, 3 टाइप ऑफ सेल्स। टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, 2 टाइप ऑफ सेल के। आप बोलो कि सर वो भी तो न्यूक्लियस की बात है। देखो, मेसोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी। दे कैन क्रिएट कंफ्यूजन व्हेन यू आर, जब आप इलेक्ट्रॉन, जब नॉर्मल माइक्रोस्कोप देखोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा क्योंकि मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वहां पे। ठीक है ना, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है, दैट इज ए अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग के, इसलिए कंफ्यूज करता है वो। तो हमने कहा कि न्यूक्लियस के आधार पर 2 ही तरह की सेल आपको दिखाई पड़ेंगी, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। जिनमें मेम्ब्रेन नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल, मेम्ब्रेन है वो यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा? ऑर्गेनिज्म in which the nuclear material is not bounded by a definite nuclear membrane are called a prokaryotic के, जिनमें कि न्यूक्लियर मटेरियल जो कि डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, जो क्योंकि सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। यानी जो इनका न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, गोलाकार डीएनए होता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक है, क्लियर? इट इंक्लूड्स बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रेन एल्गी, इसमें बैक्टीरिया और ब्लू ग्रेन एल्गी शामिल होते हैं। के याद रखिएगा बेटा, प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया और ब्लू एल्गी शामिल होते हैं। बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल बैक्टीरिया जिनको यू बैक्टीरिया बोलते हैं हम, दूसरे होते हैं आर्की बैक्टीरिया, दूसरे होते हैं आर्की बैक्टीरिया। क्या होते हैं? आर्की बैक्टीरिया जो प्राचीनतम बैक्टीरिया होते हैं। इस धरती के सबसे प्राचीनतम प्राणी, जो इस धरती के सबसे प्राचीनतम ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल, सबसे प्राचीनतम जीवित जीवाश्म जो आज भी जीवित हैं और सबसे पहले बने थे, वो है आर्की बैक्टीरिया के। वो क्या है? वो होते हैं आर्की बैक्टीरिया के। ओल्डेस्ट लिविंग क्रिएचर इन दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड विश्व में सबसे पुराना कोई क्रिएचर है तो वो है आर्की बैक्टीरिया के। नॉर्मल बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया बोलते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं साइनो बैक्टीरिया। इनको हम क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनो बैक्टीरिया कहते हैं। क्लियर? चलिए, है ना। और सभी के सभी प्रोकैरियोटिक को हम कहां रखते हैं बेटा? किंगडम मोनेरा के। किंगडम मोनेरा इज द किंगडम ऑफ बैक्टीरिया। इसमें साइनो बैक्टीरिया है, इसमें आर्की बैक्टीरिया है, इसमें यू बैक्टीरिया शामिल है। ठीक है, आप एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं और ये जो इमेज दिखा रहा हूं ये एग्जाम में बेटा आ भी चुकी इमेज है ना। ठीक है, ठीक। तो हम क्या देख रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें हम देखते हैं कि हमको सबसे पहले बाहर से शुरू करते हैं। सबसे बाहर कैप्सूल लेयर है, कैप्सूल लेयर से अंदर सेल वॉल है, सेल वॉल से अंदर सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। ठीक है, अंदर झांक के देखा साइटोप्लाज्म दिखाई पड़ा, साइटोप्लाज्म में हमको जो है राइबोसोम दिखाई पड़े। ठीक है, जो कि 70S टाइप राइबोसोम होते हैं। प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम कैसे होते हैं? 70S टाइप राइबोसोम होते हैं। जब राइबोसोम पढ़ेंगे तो S क्या होता है इस पर हम बात करेंगे बेटा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपसे कि राइबोसोम दिखाई पड़े। फिर क्या दिखाई दिया हमें?
हमें न्यूक्लियोइड दिखाई पड़ा, जो डीएनए है वो जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है वो कंडेंस फॉर्म में दिखाई पड़ा, जिसे हमने न्यूक्लियोइड बोला हमने। अब कंडेंस फॉर्म में इसलिए क्योंकि इसका डीएनए का साइज बैक्टीरिया के साइज से बड़ा होता है, इसलिए इसको कंडेंस लूप के फॉर्म में लूप बनाता है और उस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया का फ्लैजिला दिखाई पड़ रहा है। बैक्टीरिया के फ्लैजिला जो होते हैं वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने होते हैं, वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने होते हैं और यूकैरियोटिक फ्लैजिला से अलग होते हैं। ठीक है, और क्या दिखाई पड़ रहा है? पिलीट। क्या आप देख रहे हैं कि बैक्टीरिया के सरफेस पे कुछ आपको उभार दिखाई पड़ रहे हैं, बैक्टीरिया के सरफेस पे कुछ उभार दिखाई पड़ रहे हैं। ये उभार जो है बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे आपने देखा आपके जो फुटवेयर होते हैं, चप्पलें हैं आपके, जूते हैं आपके, आप कभी उनको देखना उसमें नीचे आपको ग्रुप्स दिखाई पड़ेंगे। यदि उसके ग्रुप्स खत्म हो गए ना तो फिर आप पानी में स्लिप कर सकते हैं चलते में। ठीक है, तो जो आपके स्लीपर्स के नीचे, जूते चप्पलों के नीचे आप देखेंगे, जब आप खेलने आते हैं, क्रिकेट खेलने आते हैं, फुटबॉल खेलने आते हैं, आप देखेंगे नीचे ग्रुप्स होते हैं, फुटबॉल में काफी स्ट्रॉन्ग ग्रुप होते हैं के मैदान को पकड़ने के लिए। तो वैसे ही ग्रुप्स जो है हमको दिखाई पड़ते हैं कि सेल वॉल पे कुछ उभार दिखाई पड़े, जिनको हमने पिली या फिम्बरी बोला, और ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को। ठीक है, देखिए आप है ना, हम इमेज को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देख रहे हैं। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनमें कि न्यूक्लियस में एक डेफिनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको देखने मिलता है। ठीक है, और इसमें 4 किंगडम शामिल है। प्रोटिस्टा, सभी यूनिसेल्ड, सभी के सभी यूनिसेल्ड यूकैरियोटिक के सभी एक कोशिका वाले यूनिसेल्ड यूकैरियोटिक किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं, और सभी मल्टीसेल्ड यूकैरियोटिक आते हैं 3 किंगडम में। किस में आते हैं? प्लांटी में आते हैं, फंजाई में आते हैं और एनिमेलिया में आते हैं। ठीक है, क्लियर? बताइए सोच के कि ये एनिमल सेल है या प्लांट सेल है? ठीक है, बताइए एनिमल सेल है या प्लांट सेल है? ये है एनिमल सेल। क्यों एनिमल सेल है बेटा? क्योंकि इसमें आपको सेल वॉल नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें सेल वॉल इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें आपको क्लोरोप्लास्ट इसमें आपको नहीं, इसमें क्लोरोप्लास्ट आपको इसमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसमें आपको सेंट्रियोल जो है आपको सेंट्रियोल आपको दिखाई दे रहा है इसमें, कि इसमें आपको जो है वो माइक्रोविलाई या विलाई आपको दिखाई पड़ रही है इसमें, कि विलाई आपको दिखाई पड़ रही है। मतलब ये क्या है? ये है आपका यूकैरियोटिक एनिमल सेल। ठीक है ना, इसमें न्यूक्लियस भी देख रहे हैं आप। ठीक है, क्लियर? चलिए, The cells of prokaryote and eukaryote differ fundamentally in many ways। के प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में आपको काफी सारे अंतर देखने मिलते हैं, मूलभूत रूप से आपको काफी सारे अंतर देखने मिलते हैं। और टर्म प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को दिया था डॉटरी ने, ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बेटा मालूम होना चाहिए, जनरल इंफॉर्मेशन है, एग्जाम में कभी भी बाउंसर बनकर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तब हमारे पास कोई ये तर्क नहीं होगा कि ये तो एनसीईआरटी में नहीं था, क्यों पूछ लिया, कैसे पूछ लिया। भैया देखो एग्जामिनर के पास में फ्री स्काई है, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। फिर मीजोक्रेटिक टर्म को दिया था डॉज ने, डॉज ने मीजोक्रेटिक टर्म को डॉज ने दिया। के मीजोक्रेटिक में क्या होता है? इन मीजोक्रेट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। मीजोक्रेटिक में न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, परंतु बट इंटरनली हिस्टोन प्रोटीन आर एब्सेंट इन डीएनए। परंतु आंतरिक रूप से डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं, जो कि गुणसूत्र निर्माण के लिए, क्रोमोसोम के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होते हैं। याद रखिएगा, यदि डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा तो क्रोमोसोम नहीं बन सकता है। मतलब क्रोमोसोम बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? क्रोमोसोम बनाने के लिए आपको चाहिए डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, तभी आपका क्रोमोसोम बन सकता है। और क्रोमोसोम को बनाने में डीएनए प्लस हिस्टोन को मिला के बोलते हैं हम क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन बोलते हैं। और ये क्रोमेटिन जब कंडेंस होता है, जब क्रोमेटिन कंडेंस होता है तो बनता है क्रोमोसोम। के क्रोमोसोम क्या होता है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। के तो क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का कंडेंस फॉर्म होता है। तो डीएनए और हिस्टोन के मिलने पे क्रोमेटिन बनता है, क्रोमेटिन जब कंडेंस होता है तो क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, डाइनोफ्लेजेलेट एकमात्र ऐसे ऑर्गेनिज्म है, डाइनोफ्लेजेलेट एल्गी एकमात्र ऐसे ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पर जो कि मीजोक्रेटिक के रूप में पहचाने गए। ठीक है, क्लियर? चलिए अब एनसीईआरटी पर आते हैं। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब देखिए एनसीईआरटी में इन्होंने माइकोप्लाज्मा एंड प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कर दिया। एक्चुअली में क्या था कि जो माइकोप्लाज्मा थे उनको ही जो है वो प्लूरोनिमोनिया कॉजिंग एजेंट के रूप में खोजा गया था। तो जो कैटल्स होते हैं, चौपाए होते हैं, चौपायों में कई बार कैटल्स में, गाय भैंस में जो है वो कई बार निमोनिया हो जाता है, और उस निमोनिया का कारण होता है माइकोप्लाज्मा। के तो इसको कहा गया था प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ कहा गया। के पीपीएलओ कहा गया।
ठीक है, इसी को माइकोप्लाज्मा के रूप में बाद में पहचाना गया, ठीक है, और इसी को बाद में एमएलओ कहा गया, मॉलिक्यूट लाइक ऑर्गेनिज्म कहा गया। क्या बोला गया इसको? मॉलिक्यूट लाइक ऑर्गेनिज्म इसी को कहा गया, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी में उन्होंने एंड कर दिया है, पर टेक्निकली यदि आप मेडिकल बुक्स में जाएंगे तो एंड नहीं होगा ये, कि ये उसी का फॉर्मेट के, पर हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, बैक्टीरिया हुआ, ब्लू ग्रीन एल्गी हुआ, साइनोबैक्टीरिया इसको हम बोल सकते हैं, माइकोप्लाज्मा हुआ, पीपीएल हुआ, ये सब इसके प्रोकैरियोटिक में शामिल सेल होते हैं, ठीक है। दे आर जनरली स्मॉलर। याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल की तुलना में आकार में छोटी होती हैं, छोटी छोटी बातें हैं, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली, और तेजी से मल्टीप्लाई करती है। अब ये सेल्स, चूंकि प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल की तुलना में आकार में छोटी होती है, तेजी से मल्टीप्लाई करती है, बिकॉज दे हैव द वेरी सिंपल जीनोम सिस्टम। इनके पास सिर्फ सर्कुलर डीएनए, इसको मल्टीप्लाई करना है, सेल को 2 हिस्सों में बढ़ जाना है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में बाकायदा न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम है उसके अंदर, तो क्रोमोसोम का डिवीजन इक्वल करना होता है, जिसके लिए उसमें टाइम लगता है। तो सेल डिवीजन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन यूकैरियोटिक सेल एज कंपेयर टू द प्रोकैरियोटिक सेल के। और प्रोकैरियोटिक सेल में भी क्या होता है, साइज और शेप में काफी वेरिएशन आपको देखने मिलते हैं आपको, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे जो है वो कुछ सेल्स दे रखी है। जैसे देखा यहाँ पे कि टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइज 10 से 20 माइक्रोन है, ठीक है। टिपिकल बैक्टीरिया का साइज 1 से 2 माइक्रोन है, 2 से 3 भी सही बेटा, ऑप्शन में आ जाता है, ठीक है ना। पीपीएलओ का साइज जो है वो कितना है, वो 0.1 माइक्रोमीटर है। वायरस का साइज कितना है, 0.2 से लेके 0. ये साइज के, ये सबके साइज हम एक काम करते हैं, नोट कर लेते हैं बेटा, ठीक है, ताकि गड़बड़ ना हो, ठीक। वायरस कितना है, ये 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद आया पीपीएलओ आया बेटा, कितना लिखा है इन्होंने, 0.1 माइक्रोमीटर, एनसीईआरटी का इमेज है, ठीक है ना। फिर हमने क्या बोला, हमने कहा फिर आया बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया का साइज कितना लिखा उन्होंने, लिखा 1 से लेके 2 माइक्रोमीटर लिखा उन्होंने, ठीक है। और फिर आया यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल आया, कितना लिखा साइज का उन्होंने, 10 से लेके 20 माइक्रोमीटर, ठीक है ना। याद रखिएगा इसको, ठीक है ना, क्लियर। ये एनसीईआरटी की इमेज है, ठीक। अब बैक्टीरिया के हमने कहा ना, प्रोकैरियोटिक सेल में भी शेप और साइज में काफी अंतर आपको देखने मिलते हैं, कि देयर आर 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के 4 मूलभूत आधार होते हैं, के आकार होते हैं, नॉट आधार, आकार होते हैं, के देयर आर 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया। देखिए, यदि बैक्टीरिया रॉड शेप होगा, बैसिलस बोलेंगे। आपको पता है टर्म जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया टर्म का मतलब होता है लिटिल रॉड या लिटिल स्टिक। जो टर्म बैक्टीरिया उसका मतलब होता है लिटिल रॉड या लिटिल स्टिक, ठीक है, लिटिल रॉड या लिटिल स्टिक, ठीक है, जिसे एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने खोजा था और वाइल्ड एनिमल क्यूल्स कहा था, तो एक्चुअली एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने जो बैक्टीरिया खोजा था वो बैसिलस बैक्टीरिया था। वो क्या था, बैसिलस बैक्टीरिया था, रॉड शेप का बैक्टीरिया था, ठीक है। टर्म बैक्टीरिया एहरेनबर्ग ने दिया, बैक्टीरिया टर्म को देने वाले साइंटिस्ट थे एहरेनबर्ग के। एहरेनबर्ग ने जो है वो बैक्टीरिया टर्म को दिया, और माइक्रोब टर्म को देने वाले माइक्रोब वर्ड यूज किया था से डिलॉट के। से डिलॉट ने माइक्रोब वर्ड यूज किया, के एहरेनबर्ग ने बैक्टीरिया शब्द का इस्तेमाल किया, और जो है वो से डिलॉट ने माइक्रो वर्ड का इस्तेमाल किया, के। तो बैक्टीरिया का मतलब था लिटिल रॉड या लिटिल स्टिक, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो रॉड शेप, जिनकी सेल रॉड शेप की सेल होगी, ऐसी होगी सेल, इनकी, उन्हें हम बैसिलस बोलेंगे, के। स्फेरिकल गोल सेल होगी, कोक्काई बोलेंगे। अकेला होगा मोनोकोकस, 2 होंगे डिप्लोकोकस के, एक चेन ऑफ कोकाई होगी स्ट्रेप्टोकोकस के, 4 होंगे टेट्राकोकस, क्यूब के फॉर्म में होंगे सार्सिना, बंच ऑफ ग्रेप के समान होंगे स्टेफाइलोकोकस। आप बोलोगे आपको सर कैसे याद इतना सारा, ये तो एग्जाम में डॉक्टर्स को पूरी जिंदगी माइक्रोब के बारे में याद रखना पड़ता है, क्योंकि आप जो दवा दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, कोई इन्फेक्शन को ट्रीट कर रहे हैं, तो यू शुड नो कि किस तरह का, जैसे कि अभी मैंने को बताऊं आपको, कि आप देखिए, मैं आपको छोटा सा शेयर करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि हाउ डॉक्टर्स थिंक लाइक, के मेरे पास एक जो है, अभी जब लॉकडाउन था ना, अभी तो अनलॉक हो गया, जब लॉकडाउन था, सेकेंड लॉकडाउन था, तो उस समय मेरे पास में नॉर्थ ईस्ट से एक फोन आया, एक किसी का, मैं जानता नहीं, कि वो मेरे किसी कमांडो की कोई पहचान में कोई जो है वो गर्ल रही होंगी, वो कि उनके रिलेटिव होंगी कोई ना कोई, तो उनका फोन आया नंबर लेके कि भाई सर मैं वहां से बोल रही हूँ और मुझे मेडिकल प्रॉब्लम है, क्या आप मुझे जो है वो हेल्प करेंगे।
एंड सी हैज सम काइंड ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम की जो है वो जैसे हम कहते हैं ना कि इसमें कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इन्फेक्शन इन जेनाइटल्स के जेनाइटल्स में इन्फेक्शन था के और उस अब चूंकि क्या होता है कि ये इस तरह का इन्फेक्शन होता है, इसके लिए हर कोई डॉक्टर भी इक्विप नहीं होता है, हर किसी से बता भी नहीं सकते, और बताने के बाद क्या ट्रीटमेंट जो मिलेगा वो ट्रीटमेंट क्या होगा, क्योंकि उसके लिए बेसिकली गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो बेटर डॉक्टर होती है। अब वो उस समय अवेलेबल नहीं थी जैसे जो एरिया था वहां पे। एंड देन मैंने बोला कि सारे सिम्टम पूछे मैंने, डिटेल में सिम्टम पूछे मैंने के। देन व्हाट आई थिंक कि देयर में बी सम रीजन कि द इन्फेक्शन में बी ऑफ टू टाइप इन्फेक्शन के, एक तो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन जो जिस तरह का जो स्मेल या टेंडेंसी बताया वो स्मेल जो है वो मुझे लगता है कि बैक्टर एनारोबिक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में आता है कि जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ मेडिकल साइंस में के। देन आई सजेस्ट हर के देयर आर सम मेडिसिन कि मैंने उसको जो है कुछ एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल मेडिसिन दिए खाने के लिए, कुछ मेडिसिन उसको दिए मैंने जो है वो अप्लाई करने के लिए के। एंड आफ्टर 15 डेज शी कॉल मी कि सर मैं 3 महीने से 2 महीने से परेशान हो रही थी और मैं ट्रीट नहीं हो पाई थी, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं एकदम हेल्दी हो गई हूँ। दैट मेक्स मी हैप्पी कि मतलब डॉक्टर कोई चीज को, अब देखिए सबसे बड़ी विडंबना ये कि पेशेंट को आप देख नहीं सकते हैं, पेशेंट आपके आसपास में भी नहीं है, कि दूर पेशेंट है, टेलीमेडिसिन का, लेकिन तब भी क्या होता है कि आप सिम्टम्स को डिटेल से पूछते क्या हुआ और क्या हुआ और क्या क्या हिस्ट्री था, किस तरह का है, कैसा है, ये है वो, धीमे धीमे बारीक 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 डिटेल पूछते हैं आपसे। कई बार पेशेंट को लगता है कि अरे डॉक्टर साहब इतना क्यों पूछ रहे हैं, भाई हमको सही लॉजिक तक तो पहुंचना पड़ेगा ना कि दवा क्या देना है तुमको। ऑल्दो आई एम नॉट अ जनरल फिजिशियन बट I can treat because I did my post graduation in family medicine, तो मैं I can treat any patient के जिसको कोई भी सिम्टम उठ के। तो बात इतनी सी है। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो उनके भी टाइप आपको दिमाग कि भाई किस तरह का है ना, यदि इस तरह का इन्फेक्शन है, ऐसा घाव है, ऐसे ये बैक्टीरिया हो सकता है आपके, देयर में भी पॉसिबिलिटी कि इंडिया में कौन से बैक्टीरिया कॉमन है, इंग्लैंड में कौन से कॉमन है, वो भी सो दिमाग में रखना पड़ता है आपको, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पीएमटी नीट निकालने के बाद बात खत्म है, नीट निकालने के बाद तो कहानी शुरू होती है दादा, ठीक है। नीट निकालने के बाद तो कहानी शुरू होती है कि आजा अब तू लंबी रेस का घोड़ा है ना। नीट का मतलब ये है कि वो घोड़ा चुन रहे हैं कि लंबी रेस में कौन दौड़ सकता है, और यदि इस लंबी रेस की में जो है कोई ऐसा आ गया ना कमजोर हृदय का आदमी, समझ गए ना, कमजोर दिल के लोगों के लिए जो है एमबीबीएस नहीं है, एमबीबीएस जो है वो सख्त जान के लिए। एमबीबीएस की किताबें इतनी भारी है, इतनी सारी किताबें उठा के किसी को मार दो ना तो आदमी 4-6 दिन तक कोमा में चला जाएगा आदमी के, मतलब एमबीबीएस में इतनी किताबें पढ़नी पड़ती है, वजन सोचिए किताबों का। तो एमबीबीएस का जब आप एमबीबीएस पूरा कर चुके होंगे और आपको अपने घर जाना होगा, आपने कहा चलो हम अपने घर शिफ्ट होते हैं हम, तो बिलीव मी छोटा टेम्पो लगेगा किताबें ले जाने के लिए, यदि आप सच में एमबीबीएस अच्छे से किए तो। छोटे टेम्पो में किताबें रख के लेके जाएंगे आपके, मम्मी पूछेगी बेटा सब सामान आ गया तेरे कमरे का, मम्मी अभी तो केवल किताबें आई हैं, सामान तो बाद में आएगा, के इतना पढ़ना पड़ता है। तो पहले ही चेता दूं मैं के कि मजाक मत समझना है ना, आप जहां इंटर करने वाले ना वो दुनिया में जो है वो जहां नजर दौड़ाएंगे ना किताब ही किताब दिखाई पड़ेगी, ये बुक वो बुक, बीमारी ये सिम्टम वो सिम्टम, ये हो गया वो हो गया के, और जो उसमें उसके लिए तैयार है जो उसके लिए ही दरवाजा खुलेगा के। नीट एक दरवाजे के समान है, वो बोलता है भैया पहले तुम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चेक कर लो अपनी कि तुम इतना याद रख पा रहे हो कि नहीं रख पा रहे हो, और तुम यदि यही बोल रहे हो फिजिक्स तो नहीं बनेगी, केमिस्ट्री तो हमको आती है, ये आती पर वो नहीं आती है, बायोलॉजी अच्छी लगती है लेकिन बनते नहीं एमसीक्यू, तो भैया तुम दरवाजे के उस तरफ ही रहोगे। बुरा मत मानना, सच बोल रहा हूं मैं कि एक्चुअली में ये जो एग्जाम है ना ये आपके मेंटल कैपेसिटी को चेक करते हैं, कितना आप रख पाते हैं, इसलिए तो एग्जाम इतने टफ होते हैं। एग्जाम क्यों एग्जाम इंपॉर्टेंट है, ये क्यों डायरेक्ट अंदर नहीं लेते हो, डायरेक्ट अंदर ले लिया ना तो आधे घोड़े रास्ते में गिर जाएंगे, क्यों टेस्ट होके ही नहीं आए थे वो अंदर। दैट्स व्हाई टेस्ट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आईएएस का एग्जाम होता है, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी जो है वो आप आदमी का साइकोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं। वो आईएएस के इंटरव्यू में एक आदमी बैठा रहेगा आपके बोर्ड में जो आपसे बात ही नहीं करेगा, वो केवल आपके हाव भाव देख रहा होगा कि आप पसीना पोंछे, रुमाल हाथ डाले, आप हाथ हिलाए, पैर हिलाए आपके, आप तब वो केवल चेक कर रहा होता है साइकोलॉजी आपकी, आपसे एकदम रैंडम। आपसे एक आईएएस के इंटरव्यू एक पूछेगा आपसे कि बताइए कि आपका जो है वो आपका जो स्टेट है मध्य प्रदेश, उसमें जो है वो ऐसा चल रहा है, वो अपना एक पहाड़ का में डेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो आपका क्या ओपिनियन है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए के। आपने जैसी आंसर था दूसरा भी बोलेगा अच्छा तुम्हारे वहां पे वो फूल खिलता है, वो फूल कौन सा होता है, मतलब आपको लगेगा ये रैंडमली बीच में कहां से बीच में टपक पड़ा के, तो वो जो आपका जो एक्सप्रेशन चेंज होता है ना,
somebody is note down it कि क्या आपने, कैसे आपने बगैर घबराए, बगैर अपने आप को संतुलित किया, आपने उसका उत्तर देके फिर आपने कहा कि सर मैं कंटिन्यू दैट आंसर, ठीक है ना। तो वो चीजें बड़ी, तो टेस्टिंग इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। भाई जलेबी बनती है तो चाशनी को चेक करता है वो बनाने वाला के कि 2 तारा आए कि नहीं आया, उसमें तारा आया कि नहीं आया उसके अंदर, के नहीं तो पता चला ऐसे ही डाल दिया पानी के अंदर जलेबी, तो जलेबी खराब और ग्राहक भाग गए सारे, ठीक है। चलिए तो समझा करो बात को ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपसे कि आपको भी सब चीजें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा कि बैक्टीरिया रॉड शेप होगा, बैसिलस बोलेंगे, के बैक्टीरियल सेल रॉड शेप होगी, बैसिलस बोलेंगे। स्फेरिकल गोल 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 होगी तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम कोक्काई बोलेंगे। के कॉमा शेप होगी तो बिब्रियो बोलेंगे हम, के कॉमा शेप है तो बिब्रियो बोलेंगे उसको हम, के और यदि स्पाइरल शेप है तो इसका बोलेंगे, इसको हम स्पाइरलम बोलेंगे इसको। ये 4 बेसिक शेप है, 4 बेसिक शेप है। एक अकेला बैसिलस, मोनोबैसिलस या बैसिलस, 2 बैसिलाई सेल एक साथ जुड़ी हुई हैं, डिप्लोबैसिलस। चेन ऑफ बैसिलाई है तो स्ट्रेप्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टो मतलब चेन। एक अकेला स्फेरिकल सेल है कोक्काई मोनोकोकस, 2 है डिप्लोकोक्काई, 4 है टेट्राकोकस, 4 का एक पूरा का पूरा क्यूब बना हुआ है सार्सिना, SARCINA, सार्सिना बोलेंगे। स्फेरिकल सेल्स का एक लंबा चेन है, स्ट्रेप्टोकोकस बोलेंगे। बंच ऑफ ग्रेप, अंगूर के गुच्छे के समान है तो स्टेफाइलोकोकस बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। हाँ चलिए, क्या देखा हमने यहां पे, हमने देखा कि ये स्फेरिकल सेल कोक्काई, रॉड शेप सेल बैसिलस, ठीक है ना। तो मैंने कहा डिप्लोकोक्काई। अब देखो जो निमोनिया करने वाला वेक्टर, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बोलते हैं हम डिप्लोकोकस के, तो देखो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है वो डिप्लोकोकस निमोनी भी कहते हैं, ये डिप्लोकोकस फॉर्म में भी मिलता है और इंडिया के अंदर बेसिकली ये स्ट्रेप्टोकोकस फॉर्म के अंदर भी देखा जाता है, क्लियर, ठीक है। फिर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, देखिए आप चेन ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, टेट्राट के टेट्राकोकस प्रेजेंट है, के सार्सिना क्यूब के समान दिखाई पड़ रहा है, के बंच ऑफ ग्रेप के समान स्टेफाइलोकोकस दिखाई पड़ रहा है आपको, के ठीक। तो मैंने कहा एक सिंगल है मोनोबैसिलस दिखाई पड़ रहा है आपको, साल्मोनेला टाइफी मोनोबैसिलस फॉर्म में, क्या, ठीक है। क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम जो है सबसे खतरनाक जहर बनाता है, फूड पॉइजनिंग करता है क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम के, ऐसी फूड पॉइजनिंग करता है कि 60% लोग मर जाते हैं उससे, के। तो मैंने आपसे कहा क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम जो है वो भी बैसिलस होता है। फिर चेन ऑफ बैसिलाई को क्या बोला हमने, स्ट्रेप्टोबैसिलस बोला उसको हमने, के। फिर बिब्रियो कॉलरा जो हेजा करता है वो बिब्रियो कॉलरा कॉमा शेप का होता है, ठीक है। फिर जो हेलिकल फॉर्म है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ऐसा बैक्टीरिया है जो एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, के और ये जिन लोगों को बार बार एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है ना, तो वो बोलते हैं यार हमने कुछ खा लिया एसिडिटी हो गया। नहीं बेटा, खाने की बजाय यदि बार बार रिकरेंट एसिडिटी हो रहा है, इसका मतलब है कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इंफेक्शन स्टमक में हो चुका है और उसके लिए सिंपल सा आपको एंटीबायोटिक का 7 दिन का कोर्स करेंगे तो एसिडिटी का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। यदि वो नहीं किया तो एसिडिटी बार बार होता रहेगा और वो गैस्ट्रिक अल्सर में कन्वर्ट हो सकता है और कई बार गैस्ट्रिक अल्सर से गैस्ट्रिक कैंसर भी हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या कहा आपसे, अब ये सब देखो, ये जो बैक्टीरियोलॉजी थोड़ा डिटेल में हम आगे देखेंगे, अभी तो मैंने आपको क्या बताया, आपको केवल एक मैंने ब्रीफ रिव्यू दिया जो एनसीईआरटी में रखा, उस पर बात किया हमने। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ the prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotes exhibit a wide range of shape and function, के भले ही सेल स्फेरिकल हो, भले ही सेल रॉड शेप हो, भले ही सेल कॉमा शेप हो, भले ही सेल स्पाइरल शेप हो, लेकिन उसके बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम रहते हैं। जो राइबोसोम का टाइप हुआ, जो डीएनए न्यूक्लियोइड हुआ, वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है। तो उसमें ज्यादा फर्क हमको देखने नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए, all prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except the mycoplasma, very okay। mycoplasma ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती, के दे आर दी सेल वॉल लेस मोनेरा या सेल वॉल लेस बैक्टीरिया, के। तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होते, याद रखिए। बाकी सभी प्रोकैरियोटिक के अंदर आपको सेल वॉल देखने मिलती है और सेल वॉल का पाया जाना प्रोकैरियोटिक का फीचर है। और यूकैरियोटिक में यदि आप एनिमल किंगडम को छोड़ दें, यूकैरियोटिक में यदि आप एनिमल किंगडम को छोड़ दें, कुछ प्रोटोजोआ को छोड़ दें आप, तो सब में सेल वॉल देखने मिलती है। देखिए, जो कुछ प्रोटिस्टा, नॉट प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा के, जैसे हमने कहा कि जो प्रोटिस्टा है, तो प्रोटिस्टा में जो है वो आपको यूनिसेल्ड फंजाई भी देखने मिलेगा, यूनिसेल्ड एनिमल भी देखने मिलेगा, यूनिसेल्ड प्लांट भी देखने मिलेगा। तो प्रोटिस्टा को, कुछ प्रोटिस्टा को छोड़ दें आप, पूरे एनिमल किंगडम को छोड़ दें आप, तो आपको बाकी जगह पे सेल वॉल देखने मिलेगा, ठीक है। तो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ऑल द प्रोकैरियोट्स एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा एंड मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट्स, ठीक है ना। मोस्ट बोला मैंने, तो मैंने किसको हटा दिया, मैंने एनिमल किंगडम को हटा दिया और कुछ प्रोटिस्टा को मैंने हटा दिया यहां पे, ठीक है ना, क्लियर।
द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज साइटोप्लाज्म। जो अंदर सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो द्रव भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, उसे क्या बोलते हैं? हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसके लिए हम साइटोप्लाज्म वर्ड का यूज करते हैं। ठीक, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बोले तो क्या, मैंने बोला आपसे कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है और डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड। अनुवांशिक पदार्थ मुख्यतः नेकेड होता है। नेकेड मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से नहीं घिरा होता, नॉट इन्वेल्व्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। याद रखा बेटा। तो ये सब घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के। मैं आपको डीपीएस में दूंगा, आपको लगेगा सेम क्वेश्चन नहीं, लेकिन वो घुमा घुमा के क्वेश्चन आएगा, अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन वो आएगा। ठीक है ना? क्लियर? देखिए आप, है ना, आप बिल्कुल बेटा। अब आप यहां पे कुछ चीजों को गौर करना के, जो केवल और केवल पुराने कुछ ऐसे फीचर हैं जो केवल आपको प्रोकैरियोटिक सेल में देखने मिलेंगे आपको, और आपको वो यूकैरियोटिक सेल में देखने नहीं मिलेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा प्लाज्मिड के, प्लाज्मिड प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। प्लाज्मिड जो है मेन बैक्टीरियल डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा अतिरिक्त मिलने वाले डीएनए के गोले होते हैं। मेन बैक्टीरियल जीनोम के अलावा अतिरिक्त मिलने वाले, एक्स्ट्रा मिलने वाले डीएनए के छल्लों को हम प्लाज्मिड कहते हैं। और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। प्लाज्मिड का उपयोग हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं। कैसे करते हैं आगे बात करेंगे। प्लाज्मिड का उपयोग हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं, अनुवांशिक अभियांत्रिकी में करते हैं। ठीक है, एज ए वेक्टर यूज करते हैं, वाहक के रूप में यूज करते हैं। अब ये वेक्टर क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, इस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, सुनिए बात खुलकर। आपने और क्या होगा कि आपको जब भी मैं डीपीएस देता हूं तो कई बातें मैं आपको क्लास लेक्चर के दौरान, जो भले ही स्लाइड पर नहीं दिखाई पड़ती, जो भले ही स्लाइड पर नहीं लिखी होती है, वैसी भी कई बातें मैं आपको बतलाता हूं ड्यूरिंग द लेक्चर, और वो क्वेश्चन भी मैं आपसे करता हूं डीपीएस में। ठीक है, क्योंकि लेक्चर में मैं जो चीजें आपको बोल रहा हूं कोई भी चीज इररिलेवेंट नहीं है। ठीक है, if I am not talking about the subject or content, then I am talking about well-being of your health. I am talking about well-being of the society, and I am going to train your soul also. क्योंकि केवल दिमाग की ट्रेनिंग जरूरी नहीं है यहाँ पे आपकी आत्मा की ट्रेनिंग जरूरी है। आपका इनर सबकॉन्शियस माइंड भी आपका तैयार होना चाहिए, तब आप जाके आप इतने बड़े कंपटीशन को हिट कर पाएंगे आपके। तो जो बताता हूं उसको दिमाग में रखा करो बेटा। तो मैंने क्या बोला कि आपको प्रोकैरियोटिक सेल में एक यूनिक स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है जो प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड जो है वो मेन बैक्टीरियल जीनोम के अलावा, मुख्य बैक्टीरियल जीनोम या मुख्य बैक्टीरियल डीएनए के अलावा अतिरिक्त एक्स्ट्रा मिलने वाले डीएनए के छल्ले होते हैं, जिनका उपयोग हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी करते हैं, जिनका उपयोग हम जो है वो एक वेक्टर के रूप में करते हैं। आप बोलोगे सर बैक्टीरिया ने इसलिए थोड़ी ना बनाया होगा। अरे बैक्टीरिया ने बनाया है कई कारणों से, हम बात करेंगे इनके। और प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जिनमें ड्रग रेजिस्टेंस की पावर भी होती है। कोई बैक्टीरिया यदि दवा देने पर नहीं मर रहा है, मतलब उसके प्लाज्मिड के पास में वो जीन प्रेजेंट है जिससे वो उस दवा को खत्म कर रहा है। वो मेडिसिन का असर बैक्टीरिया पर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्लियर? फिर आप देख रहे हैं, आपको यहां पर कैप्सूल लेयर दिखाई पड़ रहा है आपको के। इसके अलावा आप क्या देख रहे हैं, आपको सेल, जो सेल मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया में, उसमें भी आपको कुछ फोल्ड दिखाई पड़ते हैं। उन फोल्ड को हम बोलते हैं मीजोसोम बोलते हैं। उन फोल्ड को हम मीजोसोम बोलते हैं। ये भी याद रखिए, मीजोसोम का मिलना, प्लाज्मिड का मिलना, ये प्रोकैरियोटिक फीचर होते हैं। ठीक है, क्लियर? देखिए अब आप देख रहे हैं, ये दिखाई पड़ रहा है आपको माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो, चलो एक क्वेश्चन का आंसर करो। स्मॉलेस्ट सेल विथ सेल वॉल कौन सा है? आंसर द क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट सेल इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड विथ सेल वॉल। के जैविक संसार में सबसे छोटी कोशिका जिसमें सेल वॉल होता है वो कौन सी, नाम बताइएगा। ठीक है, ठीक। तो आप क्या देख रहे हैं, माइकोप्लाज्मा में 3 लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन दिखाई पड़ रही है। अब इंटरेस्टिंग बात है, माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास में सेल वॉल नहीं होती है। एंड इसके पास एक अद्भुत क्षमता है कि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, उस मेम्ब्रेन में एक अद्भुत क्षमता है, ट्रिपल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, और इस मेम्ब्रेन पर ऑस्मोटिक चेंजेस का असर नहीं पड़ता। के एंड इट इज रेजिस्टेंट टू द ऑस्मोटिक चेंजेस के, यानी ऑस्मोटिक चेंजेस के लिए ये रेजिस्टेंट होती है। के यानी इसको आप कहीं भी डाल दोगे माइकोप्लाज्मा को, कोई दूसरा बैक्टीरिया होगा ना, आपने उसको हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में डाल दिया तो साइटोप्लाज्म का वाटर बाहर निकल जाएगा, बैक्टीरिया मर जाएगा। यदि किसी और बैक्टीरिया को आपने हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में डाल दिया तो बैक्टीरिया से वाटर बाहर निकलेगा, बैक्टीरिया मर जाएगा। जैसे कि आप अचार बनाते हैं तो अचार में आप नमक डाल देते हैं, खूब सारा मसाला डाल देते हैं ताकि बैक्टीरिया ना पनप पाए उसमें। आप जेम और जेली बनाते हैं तो जेम और जेली में आप हाई शुगर कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं ताकि खराब ना हो। भाई क्या कारण है, गुलाब जामुन जो है वो होटल वाला बनाता है 1 दिन और 10 दिन तक बेचता है उसको, उसे मालूम है
तो चाशनी है, चाशनी के अंदर इतना कॉन्सेंट्रेशन है शुगर का कि उस गुलाब जामुन के अंदर बैक्टीरिया आसानी से नहीं पनप सकता है। कोई दूसरा मिठाई होगा, फल होगा तो जरा में खराब हो जाएगा, सुबह से शाम तक खराब हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन माइकोप्लाज्मा ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं रखो चाशनी में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम नहीं मरेंगे, कि माइकोप्लाज्मा की मेम्ब्रेन ऑस्मोटिकली रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, क्लियर। बाकी सब फीचर्स के प्रोक्रिटिक जेनेसिस, आपको डीएनए दिखाई पड़ रहा है इसमें के, आपको इसमें जो है वो बिल्कुल नॉर्मल 70 राइबोसोम दिखाई पड़ रहा है, नॉर्मल बैक्टीरियल सेल के समान ही होते हैं। ठीक है, इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, मुख्य जीनोमिक डीएनए के अलावा जो कि एक सिंगल क्रोमोसोम कहलाता है, एक्चुअली इट इज नॉट ए ट्रू क्रोमोसोम। वेक्टर क्रोमोसोम जो है वो ट्रू क्रोमोसोम नहीं होते, वेक्टर क्रोमोसोम ट्रू क्रोमोसोम नहीं होते, याद रखिए। हम कई बार इनको कन्वेंशनली बैक्टीरियल क्रोमोसोम वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, पर जब भी मैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम वर्ड यूज करूंगा तो वो मैं एक जो है वो लेमैन लैंग्वेज में, एक सामान्य व्यक्ति की लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, साइंटिस्ट की लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा हूं। तो एक्चुअली बैक्टीरियल क्रोमोसोम ट्रू क्रोमोसोम नहीं होते, उनको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियर इक्विवेलेंट बोलते हैं, जो कि एक सर्कुलर डीएनए के। इसके अलावा कई छोटे छोटे डीएनए के छल्ले देखने मिलते हैं, सर्कुलर डीएनए देखने मिलते हैं जो जीनोमिक डीएनए के अलावा होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम प्लाज्मिड्स कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं इनको? एनसीईआरटी में लिखा है बेटा के इनको हम प्लाज्मिड्स कहते हैं, इनको हम प्लाज्मिड्स कहते हैं। और प्लाज्मिड की का काम क्या होता है बेटा? प्लाज्मिड बैक्टीरिया को कई सारे कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं। यानी एक बैक्टीरिया दी मेल, एक बैक्टीरिया को हम बोल रहे हैं मेल बैक्टीरिया। पता है आपको क्या होता है? मेल बैक्टीरिया बोला हमने तो मतलब उसके पास एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है, एफ प्लस मेल बोलेंगे। एफ प्लाज्मिड फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये एक बैक्टीरिया जो सेक्स पिलाई बनाएगा, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा कि दूसरे बैक्टीरिया जाके वो फ्यूज करेगा और अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देगा। बैक्टीरिया भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए कॉन्जुगेशन नाम का मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पर जो बैक्टीरिया मेल बैक्टीरिया होगा उसको एफ प्लस मेल बोलते हैं, उसमें एफ प्लाज्मिड देखने मिलेगा। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जैसे एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया। एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया कहां रहता है? आपके इंटेस्टाइन में, कोलोन में रहता है। ठीक है, कोलाई मतलब कोलोन, हमारी आंतों में रहता है। एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया करता है वो अपने आसपास दूसरे बैक्टीरिया, ताकि उसका फूड ना खा लें, दूसरे बैक्टीरिया आसपास जो है उसको डिस्ट्रॉय ना कर दें, आसपास कब्जा ना कर लें, तो वो एक उसके पास एक कोल नाम का प्लाज्मिड होता है, कोल प्लाज्मिड होता है। एस्चेरिया कोलाई के पास में कोल नाम का प्लाज्मिड होता है, वो कोलिसिन नाम का टॉक्सिन, कोलिसिन नाम का टॉक्सिन आता है, और ये कोलिसिन आसपास के बैक्टीरिया को मार देता है और उसके लिए जगह बनाकर रखता है। ठीक है, मतलब प्लाज्मिड कई सारे काम कर रहे हैं। फिर एक होता है आर प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड क्या काम करता है? ये प्लाज्मिड होता है ड्रग रेजिस्टेंस, दवाओं के लिए प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करता है। तो बैक्टीरिया कई सारी मेडिसिन को जो है वो हम कहते हैं ना कि अभी हाल ही में ट्यूबरक्लोसिस के, अभी आपको बता दूं मैं कि सबसे बड़ा चिंता जैसे ये कोरोना का पीरियड चल रहा है, कोविड-19, इसके बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक जिस चीज को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं वो है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। टीबी दोबारा उभर के आ रहा है कि यूरोपियन कंट्री में कई सारे ऐसे केसेस देखे गए जहां पर ट्यूबरक्लोसिस जो है वो रेजिस्टेंट फॉर्म में रहा है। एंड जो प्रेजेंट ट्रीटमेंट हम देते हैं आज क्या है? आज हम जो है वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी, डॉट हम थेरेपी देते हैं टीबी के लिए। हम क्या करते हैं? ट्यूबरक्लोसिस के लिए हम थेरेपी देते हैं, हम उसमें रिफार्मसिन का इस्तेमाल करते हैं, आइसोनियाजिड मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, पायरेजिनेमाइड का इस्तेमाल करते हैं, हम इथमेब्यूटॉल का इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में ये AKT4 के नाम से टेबलेट मिलता है, मार्केट में टेबलेट AKT4 के नाम से मिलता है, आज हम ये यूज करते हैं। लेकिन ये चारों मेडिसिन बड़ी इफेक्टिव मेडिसिन दे रहे हैं, चमत्कारी ट्रीटमेंट था ट्यूबरक्लोसिस का। अब लेकिन काम करना कम कर रहा है। अब ट्यूबरक्लोसिस क्या हो रहा है? किसी को किडनी में टीबी हो गया, किसी को जो है वो इंटेस्टाइन में टीबी हो गया, किसी को बोन में टीबी हो गया, ऐसा भी टीबी हो रहा है। तो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हमारा अगला बड़ा खतरा जो है वो है ट्यूबरक्लोसिस से दोबारा लड़ना पड़ेगा। लेकिन चूंकि वो बैक्टीरिया है तो लड़ना हमारे लिए आसान इसलिए हो जाएगा, यदि हम बढ़िया एंटीबायोटिक तैयार कर लें तो हम बैक्टीरिया को मार पाएंगे। वायरस से के साथ दिक्कत क्या है कि वायरस हमारी सेल के अंदर जाके रहता है, तो वायरस से निपटने के लिए हमारे पास इफेक्टिव मेडिसिन, इसलिए एंटीबायोटिक काम नहीं कर पाते। ठीक है, अभी वापस लौट के अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड होते हैं वे उन्हें कई सारे कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं, उसमें से कैरेक्टर उनका लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी होता है कि वन सच कैरेक्टर इज द रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक। दूसरा कैरेक्टर कैसा क्या है? वो है एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, क्लियर? चलिए, तो अभी हम बात को यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है ना, तो लेक्चर लंबा हो जाएगा तो बाकी के शेड्यूल में दिक्कत जाएगी आपको। तो अभी हम अपनी बात को यहीं खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस है और किंगडम मोनेरा की जो बेसिक जानकारी है बैक्टीरियोलॉजी की, वो भी हम कवर करेंगे। ठीक है ना बेटा, क्लियर?
तो थोड़ा सा जो है आपको लगेगा कि सर एनसीईआरटी से बाहर निकल के, बाहर नहीं निकला हूं मैं, एनसीईआरटी का काच के जो बिटवीन द लाइंस जो लिखा है ना वो कवर करना बेटा जरूरी है हमको, ठीक है ना, क्योंकि हमको नहीं मालूम है कि एग्जामिनर किस तरह का पेपर बनाएगा। हमको ये पता है कि पुराना हमारा अनुभव कहता है कि 10% क्वेश्चन एग्जामिनर बियॉन्ड एनसीईआरटी लेता है और उन क्वेश्चन में का परसेंटेज 10 से 20 भी हो सकता है। तो कुछ हिस्से ऐसे जो आपके मेडिकल प्रोफेशन में भी बड़े इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी में शामिल होते हैं, तो उनको हमें अच्छे से कवर करना चाहिए, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट।